Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके, हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसा होता है. सो वी नो द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का. अगर पॉइंट चार्ज है तो हम यूज कर सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वेयर. ओके, ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो यहां पर भी हम आर कैप एक यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं टू शो द डायरेक्शन. ठीक है, सो ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए. अगर कोई और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, बहुत सारा चार्ज है किसी बॉडी पर, नाउ दिस इज नॉट पॉइंट चार्ज. अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम रखेंगे एक टेस्ट चार्ज. ठीक है, किया हमने वहां पर भी वही है, लेकिन वहां पर ये फॉर्मूला बन गया है, राइट. बट यहां पर ऑब्वियसली जैसे भी बॉडी होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा. सो एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे और देखेंगे कि उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है. ऑलराइट, सो हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उस पॉइंट पर फोर्स डिवाइडेड फोर्स पर यूनिट चार्ज. यानी कि हम टेस्ट चार्ज के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे फोर्स को. तो फोर्स जो है टेस्ट चार्ज पर तो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है. और वेयर दिस क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, क्यू नॉट अप्रोचेस टेंड्स टू जीरो. दिस इज वेरी वेरी स्मॉल. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू एनी अदर बॉडी. और उसके बाद में हमने देखा न्यूट्रल पॉइंट्स. अगर बहुत सारे चार्जेस यानी कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज हमारे पास है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है. जैसे हमने देखा था कि अगर दो चार्जेस हैं Q और ये Q, ठीक है, तो हमें पता है कि दोनों के बीच में अगर एक थर्ड चार्ज को रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स जीरो आती है. तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर थर्ड चार्ज रखना पड़ेगा. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें थर्ड चार्ज की बात करने की जरूरत नहीं है. ये दो चार्जेस हैं और हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. मीनिंग दोनों का सेम है. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पर फोर्स भी क्या होगी, अगर हम थर्ड चार्ज रख देंगे तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी जीरो हो जाएगा. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज्यादा डिफरेंट नहीं है फोर्स से जो हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते आए हैं. क्वेश्चंस भी एक तरह से सिमिलर से ही हैं. सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन लास्ट लेक्चर. अब हम आ जाते हैं आज के लेक्चर पर. आज हमें डिस्कस करना है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर ये बहुत मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पढ़ रहे हैं, है ना. सो हमें ये देखना है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. एंड सेकेंड इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. आज हम कुछ डिस्कस करेंगे सिंपल से इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड. ऑल राइट, सो फिजिकल सिग्निफिकेंस पर आ जाते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, और उसके बाद में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ जाएगा जब चार्जेस मोशन में होंगे. बट फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. ठीक है, अगर बहुत सारे चार्जेस रखे हैं किसी रीजन में, स्पेस में, सो उन सभी चार्जेस का क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज को हम यूज करते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए, ठीक है, बट वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे वो टेस्ट चार्ज पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेंगे, राइट. करने भी नहीं चाहिए. अगर यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, अब हम इन चार्जेस को अलग अलग नहीं देख रहे हैं, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है. किसी पॉइंट पर जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. सो ये सभी चार्जेस मिलकर ऑब्वियसली अगर यहाँ पर कोई चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना. सो हम फोर्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. अभी हम ये देख रहे हैं कि इन सभी का यहाँ पर कैसा कैरेक्टरिस्टिक होगा. ऑलराइट, किस टाइप का, कितनी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कहने का मतलब ये कि अगर यहां पर कोई भी चार्ज आएगा, अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है,
सो यहाँ पर अगर कोई चार्ज होगा तो मैं उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ बहुत आसानी से। अभी तक हमने क्या किया है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें फोर्स का फॉर्मूला देता है, वो क्या होता है, K Q1 Q2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम R का स्क्वायर। ये हमें करना पड़ता है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेजरेबल क्वांटिटी, जो चीज़ हम मेजर कर सकते हैं वो तो फोर्स ही है ना, जो हम फील भी कर सकते हैं कि फोर्स क्या चीज़ होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ नहीं आता कि वो क्या चीज़ है और उसे हम क्यों मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स तो ऑब्वियसली मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए भी हम किसका कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, फोर्स का ही कंसेप्ट तो यूज कर रहे हैं। हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, उसके ऊपर क्या कैलकुलेट करते हैं, फोर्स, फिर उस फोर्स को क्या कर देते हैं, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, है ना। सब इससे हेल्प क्या हो रही है, अभी तक हम देखो फोर्स ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है मैं ये फॉर्मूला फिर से यूज करूं, हर एक चार्ज के साथ में मैं फिर से ये फॉर्मूला लगाकर देखूं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ऑलरेडी, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज आएगा, उसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, अगर कोई भी चार्ज यहाँ आएगा तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, उस चार्ज को Q को मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड से, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर है, तो हमें क्या कैलकुलेट कर लिया, फोर्स, विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूले को यूज किए बिना अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो बस चार्ज को मल्टीप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स हमें पता चल जाएगा, है ना। यहां पर निकालना है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, मतलब जिस भी पॉइंट पर फोर्स जानना है, पता तो फोर्स ही करना है इवेंचुअली हमें, ठीक है। तो फोर्स निकालना कितना इजी हो जाएगा विदाउट यूजिंग दिस। हम अब इसको इतना यूज नहीं कर रहे, हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार लिख के छोड़ दी, हमने बता दिया कि अगर ये सिस्टम है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही बता दिया, आधा काम हमने कर दिया, बस हमें आगे क्या करना है, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना है फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। सो इन दिस वे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं कि फील्ड जो हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम यूज करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फील्ड वर्ड तो यूज होता ही है फिजिक्स में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फील्ड? इट जनरली रेफर्स टू अ क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस एंड मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर अर्थ है, दिस इज अर्थ, ठीक है, तो उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, अलग अलग पॉइंट पर वो डिफरेंट फोर्स लगाने वाली है। अगर कोई मास यहाँ है तो फोर्स कुछ और होगा, अगर कोई मास यहाँ है तो उसके ऊपर फोर्स कुछ और होगा। फोर्स कुछ और होगा का मतलब है कि यहाँ पर अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कुछ और है, डिफरेंट है ना। थोड़ी और हाइट पर चले जाएंगे तो फील्ड और कम हो जाएगा, है ना। सो दैट इज द फील्ड। हम फील्ड एक जनरल वर्ड है जो यूज करते हैं बार बार फिजिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड भी की भी हम बात करेंगे, है ना, वो भी एक फील्ड है। तो इसका मीनिंग यही होता है कि कोई क्वांटिटी है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो एक क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस। अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंड जो भी स्पेस है, हमने क्या कर दिया, इस क्वांटिटी को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया हर एक पॉइंट के लिए, है ना। जैसे हमने कल देखा था कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंड अगर हम स्फीयर बना दें, क्या बना दें, स्फीयर, जिसकी रेडियस क्या है r, जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से r है, तो इस स्फीयर के ऊपर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, r। तो इसका मतलब उन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। बट अगर मैं एक बड़ा स्फीयर बना दूं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो जाएगी, राइट, अब डिक्रीज कर जाएगी, ठीक। तो एक तरह से हमने हर एक पॉइंट पर क्या पता कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया, उसे नोट करके बस रख लिया। हमें पता होना चाहिए कि अच्छा इसके आसपास के रीजन में फील्ड कुछ ऐसा है। फील्ड की इंफॉर्मेशन जब हमें होती है तो फोर्स निकालना फिर बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो फील्ड की इंफॉर्मेशन है एक टाइप से, हमें डिफाइन कर रखा है एट एवरी पॉइंट इन स्पेस, और वो वेरी कर सकता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अब इन सभी पॉइंट्स पर सेम है, बट इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वो सेम नहीं है, है ना।
इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड। और इन सभी पॉइंट्स पर भी उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो अलग ही होगी, यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ डायरेक्शन कुछ और है, राइट। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो हर पॉइंट पर ही डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस जो हमने देखी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन हम आगे आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे जहां चार्जेस मोशन में होंगे। तो अगर हम बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, एक्चुअल में इंपॉर्टेंस वहीं आती है, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हम पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन उसका इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं कि उसके बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा जा सकता, फिर भी हम पढ़ सकते हैं। बट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इसे हम समझते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से, हम समझते हैं इसे। लेट्स से कि ये जो है सन है और हमें पता है सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में सभी प्लैनेट्स होते हैं, है ना। लेट्स से दिस इज अर्थ, ये है हमारा प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है। जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं इसका मतलब सन का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत दूर तक है ना। तो तभी तो सभी प्लैनेट्स उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में सन के अराउंड घूम रहे हैं। सो अभी हम अर्थ के बारे में बात करते हैं। वी नो कि सन से जो लाइट अर्थ तक पहुंचती है वो लगभग कितना टाइम ले लेती है, 8 मिनट्स का टाइम लेती है। ये तो हम सब ने सुना है कि उसे 8 मिनट्स का टाइम लगता है। एंड वी नो कि लाइट जो है अब किस स्पीड से ट्रेवल करती है, c, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट इस स्पीड से ट्रेवल करती है। और लाइट से ज़्यादा फास्ट कुछ भी नहीं है, ओके। लाइट से ज़्यादा फास्ट, इस स्पीड से ज़्यादा फास्ट कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन भी इस स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। अब इंफॉर्मेशन का मीनिंग मैंने क्यों वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया, अब मान लो कल को कुछ ऐसा हो कि सन का जो साइज़ है वो उसके ओरिजिनल साइज का सिर्फ आधा रह जाए। अब एक्चुअल में सन इतना था, कल को कुछ भी ऐसा हो कि सन छोटा होकर अपने साइज का हाफ ही रह जाए, ठीक है। या फिर उसका मास जो है पहले कैपिटल M था, अब उसका मास चेंज होकर m/2 हो जाए। तो जैसे उसका मास चेंज होगा ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो मासेस पर डिपेंड करता है। अब जैसे ये चेंज आया, अब अर्थ के ऊपर तो जब तक उसका मास कैपिटल M था कुछ ना कुछ उसको सन ने अर्थ को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रखा था। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो क्या थी, G, मास ऑफ सन M, ठीक है। इसे हम लिख देते हैं मास ऑफ सन, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि अर्थ छोटी है साइज में, डिवाइडेड बाय में r डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस r। अब जैसे ही सन का साइज स्मॉल हुआ, चलो डिस्टेंस भी चेंज होगा, इसको हम इतना नहीं देखते, बट जो नया फोर्स होगा F', फोर्स भी तो चेंज हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, G। अब जो सन का मास है हमें नया मास यूज करना होगा m/2, राइट। वो हो जाएगा m/2 और r² तो यहां पर है ही ऑलरेडी, r के अंदर भी चेंज आएगा, वो हम इतना उसे हम इग्नोर कर रहे हैं एक तरह से अभी के लिए, ठीक है। सो जो फोर्स है वो इतना हो जाना चाहिए, यानी कि F से चेंज होकर क्या हो जाना चाहिए, F'। जैसे ही सन का साइज छोटा हुआ फोर्स चेंज होकर ये हो जाना चाहिए, राइट। बट ऐसा होता नहीं है। अब जो ये सन का साइज स्मॉल हुआ, मास कम हो गया, ये जो खबर है, ये जो इंफॉर्मेशन है अर्थ तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती। जब लाइट को ही 8 मिनट्स लग जाते हैं, 8 मिनट लगते हैं सन से अर्थ तक पहुंचने में, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको भी तो इतना टाइम लगेगा ना। इंफॉर्मेशन जो ये है वो भी सेम स्पीड से ही ट्रेवल करेगी। तो ये जो चेंज तो होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F से F' चेंज तो होगा, लेकिन कितनी देर के बाद में होगा, 8 मिनट्स के बाद। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो हम इमेजिन कर रहे हैं, इस चीज को
समझने के लिए। ओके, इसी को हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस में भी यूज करने वाले हैं। हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि ये समझने में आसान है। अगर सन का ये साइज ऐसे चेंज हो जाए तो अर्थ के ऊपर जो फोर्स चेंज होगा वो इमीडिएटली नहीं होगा। जितना टाइम लाइट को लगता है उतना ही टाइम इंफॉर्मेशन को भी लगेगा पहुंचने में अर्थ तक, कि अर्थ का जो मास है वो m नहीं, m से m/2 हो गया है ना, आधा ही रह गया, तो फोर्स में डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो टाइम है मतलब ये एक डिले आ जाता है। नाउ दिस वाज द कॉज, ये जो फोर्स चेंज हुआ है इसकी वजह से हुआ है, राइट। दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट, उसका असर यहां पर हुआ है। बट जो कॉज है और जो इफेक्ट है उनके बीच में क्या है, कुछ डिले है, कुछ टाइम का गैप है, एकदम से इमीडिएटली वो चेंज नहीं आता है। तो सेम गोज फॉर, अगर आपको ये समझ में आया कि ऐसा होगा, ठीक है, एक टाइम डिले जरूर रहेगा। अगर यहां कुछ चेंज आता है और यहां कुछ जो भी चेंज यहां आएगा उसका असर हमें यहां थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिमिलरली चार्जेस में भी कुछ ऐसा ही होता है, वो हम समझेंगे कैसे। लेट्स से कि दिस इज चार्ज Q1, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्जेस मूव कर सकते हैं। लेट्स से दिस चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, वो मूव कर रहा है और मूव करने के साथ साथ एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, सो ये चार्ज इस चार्ज पर क्या लगा रहा था, कुछ भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा था, लेट्स से रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था। बट अब ये चार्ज मूव करके, अब ऑन दिस मोमेंट जब हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट मोमेंट पे ये चार्ज मूव करते करते यहां पहुंच गया Q1। ठीक है, अब जो फोर्स लगना चाहिए वो कुछ ऐसा लगना चाहिए ना, दिस फोर्स विल चेंज, फोर्स कह लो या फिर इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। बट क्या ये इमीडिएटली हो जाएगा? जैसे ये यहाँ पर पहुंचा क्या ये भी उतना ही फास्ट चेंज हो जाएगा अगर ये डिस्टेंस बहुत लार्ज होगा तो, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है तो अगेन इंफॉर्मेशन को पहुंचने में, ये जो चेंज आया है चार्ज की पोजीशन में, ये पहुंचने में टाइम लगेगा, जैसे हमने सन और अर्थ के केस में किया। तो वैसे ही यहां पर भी कुछ टाइम डिले हो जाएगा। ठीक है, ये पहले यहां पर पहुंच गया, उसके ऊपर हमें इफेक्ट देखने को बाद में मिलता है। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है ये हम आसानी से समझ पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। जब कोई भी चार्ज एक्सेलरेट करता है तो हम ये मानते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव्स भी और मैग्नेटिक वेव्स भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो जनरेट करता है। तो जो भी उसके अंदर चेंज आए, अब ये जो वेव्स हैं ये स्पीड की लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे ज़्यादा फास्ट तो ये ट्रेवल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब चार्ज मूव करता है तो वो अब अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये जो वेव्स होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तो वो रिलीज कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये वहां पर जाकर कुछ अपना फील्ड क्रिएट करेंगी। जब वो यहां पहुंच जाएगा तो यहां से जो इलेक्ट्रिक वेव्स निकलेंगी वो थोड़ी देर बाद कुछ डिले की वजह से वो क्या होंगी, अपना इफेक्ट शो करेंगे कुछ देर के बाद में। ठीक है, सो दिस कंसेप्ट कैन बी मोर इजीली अंडरस्टूड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर भी हमारा काम चल सकता है। ठीक है, लेट मी इरेज ऑल द इंक। अगर कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, लेट्स से चार्ज पार्टिकल को छोड़ो, लेट्स से हमारे पास ये कोई डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जनरेट कर रही है, इलेक्ट्रिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लो आप चाहे, वो रिलीज कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज कर रही है। और हम इसे ऑन भी कर सकते हैं, जैसे ही ऑन किया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देगा, जैसे ही ऑफ किया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं देगा। ठीक है, तो जब ये ऑन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही हैं। जैसे हमने इसको ऑफ कर दिया तो क्या जो ये ईएम वेव्स हैं क्या ये भी एकदम से ऑफ हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी? नहीं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये और ईएम वेव्स नहीं देगा उस टाइम पर, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईएम वेव्स हैं वो थोड़े ना रुकेंगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ना समझें, इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं लगना चाहिए, राइट,
बट इलेक्ट्रिक फोर्स फिर भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एकदम से खत्म नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड समझना हमें जरूरी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करता रहेगा, बेशक से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑफ हो गया, ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला था वो है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में एक क्वांटिटी है, ठीक है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। ये तो ऑफ हो चुका है, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए, बट ये जो ऑलरेडी रिलीज कर चुका है एक इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव्स की फॉर्म में, वो तो अभी भी है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपैरिजन में, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम वहीं पर इसका यूज देखने वाले हैं। बट दिस वाज जस्ट टू शो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ऑलराइट, नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हैं कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। आज हमें कुछ क्वेश्चंस ही करने हैं, स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स ए and B have charges 10 माइक्रोकूलम and 40 माइक्रोकूलम। ओके, तो दोनों के चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, रिस्पेक्टिवली हेल्ड एट सेपरेशन ऑफ 90 सेंटीमीटर। कितना दूर रखा है, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए, ए कौन से वाला चार्ज है, ये वाला, दिस इज ए, और बी कौन से वाला चार्ज है, ये वाला, 40 माइक्रोकूलम, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। तो पूछ रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी 0। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, दोनों कितने डिस्टेंस अपार्ट है, 90 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। यहां रखा है हमारा फर्स्ट चार्ज, जिसको हम कह सकते हैं 10 माइक्रोकूलम, यहां रखा है दूसरा चार्ज दैट इज 40 माइक्रोकूलम, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब कल हमने किया था ये क्वेश्चन Q1 और Q2 मानकर, इसे मान लिया था Q1, इसे मान लिया था Q2। अभी तो ये वैल्यूज दी हुई है, क्वेश्चन है, बट कल हमने नॉर्मली डिस्कस किया था कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस है x, इफ डिस्टेंस इज x, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, 0, तो वो कहां लाई करेगा। तो कल हमने देखा था जब लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई करते हैं, उनके बीच में कहीं लाई करेगा, है ना। अगर कोई बाहर हम ये पॉइंट देखेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो 0 नहीं हो सकता। सेम वे में यहां भी 0 नहीं हो सकता, इन बिटवीन 0 हो सकता है। और हमने देखा था कि जो स्मॉलर चार्ज है, हमें क्या चाहिए, न्यूट्रल पॉइंट, है ना। अब एक छोटे से बच्चे को हम बड़ी क्लास के बच्चे से अगर हम लड़वा दें, फाइट करा दें, तो दोनों कंपीट थोड़े ना कर सकते हैं। हम ऐसे गेम खेलते थे कि कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये उठाकर लाना है, ये बिल्कुल नर्सरी क्लास का बच्चा है, ये 12th क्लास का बच्चा है, तो ऑब्वियसली 12th क्लास वाला जीत जाएगा अगर आप ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर में रख रहे हो। तो अगर हमें फेयर गेम खेलना है तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये जो स्मॉलर चार्ज है, ये बच्चा छोटा है, तो इसके पास में हम इसे रखें, फिर हो सकता है कि हम कंपटीशन करवा सकते हैं, है ना। तो सेम वे में जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो सेंटर में तो नहीं लाई कर सकता, हाँ दोनों इक्वल चार्जेस होते तो सेंटर में होता। अभी जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहां लाई करेगा, स्मॉलर चार्ज के पास, क्योंकि जब इसके पास आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगा पाएगा, और जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लगा रहा था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा वीक हो जाएगा क्योंकि उससे डिस्टेंस दूर हुआ है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है ना। दोनों चार्जेस के बीच में लाई करेगा और स्मॉलर चार्ज के हमेशा पास में होता है, स्मॉलर चार्ज के हमेशा पास, ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो लेट्स से दिस इज न्यूट्रल पॉइंट, ये मान लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट, और इसका डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था कल x1। लास्ट लेक्चर हम देख सकते हैं अगर ये टॉपिक कवर करना है कि हम ये x1 कैसे निकालेंगे। तो ये जो डिस्टेंस आता है इसे आप याद भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली कैलकुलेट करना भी इतना मुश्किल नहीं है। तो ये x1 आता है
टोटल लेंथ जो टोटल डिस्टेंस है x अपॉन स्क्वायर रूट आया था इसके अंदर Q2 अपॉन Q1 प्लस 1। स्क्वायर रूट सिर्फ यहाँ पर है, Q2 अपॉन Q1 के ऊपर स्क्वायर रूट है, प्लस में क्या करना है 1। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाता है न्यूट्रल पॉइंट का। ये कल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये फॉर्मूला था, ठीक है। सो इसे हम याद भी कर सकते हैं। याद कैसे करना है कि Q1 जो है यहाँ पर स्मॉलर चार्ज होगा, Q2 यहाँ पर बिगर चार्ज होगा। Q2 बड़ा चार्ज है, Q1 छोटा चार्ज है, और x1 जो डिस्टेंस है वो भी किससे है, स्मॉलर चार्ज से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि Q1 यहाँ पर क्या है, स्मॉलर चार्ज। Q1 इज द स्मॉलर चार्ज, ठीक है। और x1 जो डिस्टेंस है वो भी किससे है, स्मॉलर चार्ज से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं डायरेक्टली भी, बट लेट्स सी अभी इस क्वेश्चन को हम विदाउट फॉर्मूला वैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज जो पॉइंट ए पर रखा था, ये है 40 माइक्रोकूलम का चार्ज जो पॉइंट बी पर रखा है, बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा, लेट्स से वही x1 मान लेते हैं, और जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो क्या है 90 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, है ना। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड्स, इससे भी आउटवर्ड और इसके लिए भी आउटवर्ड। अब ये दोनों फील्ड जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए इन मैग्नीट्यूड। न्यूट्रल पॉइंट के लिए ई ए शुड बी इक्वल टू ई बी, करेक्ट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इस पॉइंट पर बताइए, हमने डिस्टेंस क्या माना है x1, सो k है ना इंटू Q1, इसको अभी भी Q1 ही लिख देते हैं, Q1 अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि x1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू k Q2। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B है वो क्या है k Q2 डिवाइडेड बाय में ये जो डिस्टेंस है वो हमें लेना होगा 90 माइनस x1, 90 माइनस x1 का हमें क्या करना होगा स्क्वायर, ठीक है। k से k कैंसिल, इसे हम ले आते हैं इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 90 माइनस x1 अपॉन में क्या हो गया x1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1, ठीक है। अब हमें पता है Q2 क्या था 40 माइक्रोकूलम, इसे लिख दो 40, ओके। यहाँ पर स्क्वायर है, वैसे यहाँ भी स्क्वायर ही है, सो 40 अपॉन 10, ठीक है। सो ये वाली साइड कंप्लीट स्क्वायर है और ये क्या आ गया 4, 40 अपॉन 10 4 बच गया। तो 4 हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस 2, है ना। प्लस माइनस दोनों हमें लगाने चाहिए, देख लेंगे अगर करेक्ट है कि नहीं। और यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, 90 माइनस x1 स्क्वायर रूट हट गया और नीचे भी x1 बचा वो दोनों के पास जाएगा, अपॉन x1 अपॉन x1, ठीक है। दिस विल कैंसल, ये हो जाएगा -1 और यहाँ पर क्या बचा 90 अपॉन x1, तो 90 अपॉन x1 क्या आ जाएगा, ये जो -1 है वहां पर जाएगा +1, तो या तो रिजल्ट होगा +3 क्योंकि +1 वहां गया और -2 के साथ में जाएगा तो आएगा -1, ओके। तो ये दो नंबर्स मतलब 90 अपॉन x1 की ये वैल्यू हो सकती है, तो x1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए। अब x1 जब आप कैलकुलेट करते हैं +3 के साथ में, तो क्या x1 वहां जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो x1 हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 30, ओके। और अगर -1 से देखेंगे तो x1 आ जाएगा, x1 वहां और ये आ जाएगा माइनस का 90। अब माइनस का मीनिंग क्या है कि ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव है, तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हम नहीं कंसीडर कर सकते
x1 इज इक्वल टू 30 जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 30, टोटल डिस्टेंस कितना है 90। ठीक है, तो हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इक्वेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। डायरेक्ट जो हमने फॉर्मूला किया वो क्या था, x1 इज इक्वल टू, x1 क्या होना चाहिए, जो टोटल डिस्टेंस है x अपॉन में क्या था फॉर्मूले में q2 अपॉन q1 प्लस 1 आता है। ठीक है, तो यही हम यूज करेंगे। टोटल जो डिस्टेंस है x वो क्या है 90। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ q2 की वैल्यू है 40, q1 की वैल्यू है 10, 0 से 0 कैंसिल, प्लस में क्या है 1। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाता है 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, तो ये बन गया 90 अपॉन 3। ठीक है, एंड फाइनल आंसर इज x1 इज इक्वल टू 30। तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करते हैं तब भी आंसर वही आ रहा है ना, और अगर हम इक्वेट करते हैं तब भी आंसर तो यही आएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला ऐसे ही तो हमने डिराइव किया था कल। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ये होगा डिस्टेंस x1 किसका, न्यूट्रल पॉइंट का, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज q1। q1 यहां पर क्या होगा स्मॉलर चार्ज। जब वैल्यू हम डालेंगे तो ध्यान रखना है ऊपर बड़ा चार्ज आएगा, नीचे स्मॉलर चार्ज आएगा, और ये डिस्टेंस भी स्मॉलर चार्ज से है। ओके, अगर सेम फॉर्मूला हम देखें, दोनों यहां पर क्या था, जो चार्जेस है देवर लाइक चार्जेस। अगर अनलाइक चार्जेस होते तब हम क्या कर सकते थे, इफ दिस इज प्लस q1 दिस इज माइनस q2। ठीक है, अगेन कंसिडर कि यही वाला जो चार्ज है ये स्मॉल है। ठीक है, यही जो चार्ज है वो स्मॉलर है, तो ये हमें पता है, वेट, ठीक है, जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर में या फिर मिडल में तो लाई नहीं करता है, इनके बाहर लाई करता है, आउटसाइड, या तो इसके तरफ या फिर उसकी तरफ। और अगर ये स्मॉल है तो ऑब्वियसली वो इसी की तरफ लाई करेगा, लेट्स से डिस्टेंस L पर। ये जो टोटल डिस्टेंस है x और यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं L। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आता है L, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कंप्लीट डिस्टेंस x का क्या होगा, नीचे आएगा स्क्वायर रूट q2 अपॉन q1। ठीक है, ये अब आएगा -1। जब अनलाइक चार्जेस हैं तब हम क्या यूज करेंगे, +1 नहीं यूज करेंगे, -1 हम यूज करेंगे। L हमारा होगा डिस्टेंस किसका, न्यूट्रल पॉइंट का। कहां से मेजर कर रहे हैं L को, स्मॉलर चार्ज से। जो भी छोटा चार्ज होगा, चाहे ये यहां, ये अगर छोटा होता तो यहां से हम L को कंसिडर करते। सो L इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, और स्मॉलर चार्ज यहां पर q1 है। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल अगर अनलाइक चार्जेस का क्वेश्चन आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने ये एक क्वेश्चन कवर किया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q. The system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to. So we have already discussed, okay, charge q is placed at the center of line joining two equal charges. जो दो equal charge हैं वो हैं कैपिटल Q, और इनके बीच में ऑब्वियसली सेंटर पर ही रखना पड़ेगा एक नया चार्ज स्मॉल q। ठीक है, अब ये टोटल जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये जो q है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दिस वन। ऑलराइट, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होंगे तो किसी भी चार्ज के ऊपर आप फोर्स कैलकुलेट करके देखें, वो जो फोर्स होगा वो क्या आएगा, जीरो ही होगा। लेट्स से हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं, फोर्स भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट चलो हम फोर्स से ही करते हैं। फोर्स ड्यू टू स्मॉल q, वो भी क्या होगी, अब ये चार्ज ऑब्वियसली ऑपोजिट साइन का होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, बट साइन का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए
अब किसी भी चार्ज के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। हम मान लेते हैं ये जो इस वाले चार्ज को हम कंसीडर करते हैं, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, एक इस चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से, दोनों कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, ठीक है। पहले ये जो चार्ज फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, के कैपिटल क्यू ये वाला चार्ज, स्मॉल क्यू ये वाला चार्ज, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस। अब कंप्लीट लेंथ आप L मान लें तो ये हाफ ऑफ द लेंथ क्या हो जाएगा, L/2, तो यानी कि L/2 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेट, अब सॉरी इक्वल नहीं रखेंगे हम क्या करेंगे, हाँ जी, सो ये इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, प्लस हम कर देंगे, ऐड ही कर देंगे, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस तो कंप्लीट लेंथ है, ठीक है। और ये जो दोनों फोर्सेस का सम है, ये दोनों फोर्सेस इस चार्ज पर लग रही है, तो दोनों फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये चार्ज हमें इक्विलिब्रियम में चाहिए। आप इस चार्ज की बजाय इसके लिए सॉल्व करते तब भी सेम इक्वेशन बनती है ना। सो एक बार ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी आप चार्ज अज्यूम कर सकते हैं। नाउ दीज टू, सम ऑफ दीज टू फोर्सेस शुड बी 0। तो ये जो हम कह रहे हैं कि ऑपोजिट साइन होना चाहिए, वो भी अपने आप इस इक्वेशन से आ जाएगा, ठीक है। आप मत मानो, इसको प्लस मान लो, आंसर अपने आप अगर नेगेटिव आएगा तो अब तो हमें मानना ही पड़ेगा, है ना। सो दिस के एंड के विल कैंसिल, पूरी इक्वेशन में से हम कैंसिल कर सकते हैं, दिस विल बिकम, और कैपिटल क्यू भी एक कट जाएगा, कैपिटल क्यू से डिवाइड कर सकते हैं, बचा क्या, क्यू। L/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा, 4, और वो 4 आ जाएगा ऊपर, नीचे रह जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। इक्वल, इक्वल का साइन लगा देते हैं, इसे भेज देते हैं उस तरफ राइट साइड में, कैपिटल क्यू न्यूमरेटर में और L स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और क्योंकि ये राइट साइड गया है तो नेगेटिव साइन हमें लगाना पड़ेगा। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ गई, दिस कैपिटल क्यू अपॉन 4 नेगेटिव साइन के साथ। सो आंसर ये हमें बता रहा है कि जो थर्ड चार्ज हम रखेंगे मिडल में वो ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। अगर ये कैपिटल क्यू दोनों पॉजिटिव हैं तो थर्ड चार्ज नेगेटिव होगा, और अगर ये चार्ज पहले से ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि हमारा थर्ड चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव हो, तो हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी का होगा इन दोनों चार्जेस से, और मैग्नीट्यूड वाइज वो 1/4 होना चाहिए, 1/4 जो कॉर्नर पर रखे गए हैं उनका। ओके, थर्ड क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude this। ये होना चाहिए 2 × 10⁻⁴ में आना चाहिए 4, ओके, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। ये एक पार्ट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये सेकंड पार्ट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं, दिस इज मैग्नीट्यूड। जब हमने डायरेक्शन रिवर्स की तो प्रोटॉन फॉल्स थ्रू सेम डिस्टेंस, अब क्या, प्रोटॉन फॉल करेगा थ्रू सेम डिस्टेंस, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। हमें दोनों केसेस में क्या करना है, टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट करना है। अब यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वहां पर हम पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंट होती हैं, ठीक है, लाइक दिस, सो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि इसमें कहीं भी चले जाओ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, इतना ही होगा, और डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड ही होगी। एंड सेम गोज फॉर दिस, कोई भी पॉइंट आप चूज करें, जैसे अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो तो यूनिफॉर्म नहीं होती, है ना, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है,
थोड़ा दूर गए इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, और दूर गए इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गई, तो दैट काइंड ऑफ फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। यू नो, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम ग्राफ देखेंगे आर के साथ में, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो ऐसे फॉल कर जाता है। तो ये यूनिफॉर्म कहाँ से हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, आर के साथ में यूनिफॉर्म, तो वो ऐसी होनी चाहिए ना, जब वो चेंज ही ना हो, कांस्टेंट। सो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, अब इस पे देखने वाली बात है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ गए कि ये जो फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था कि क्यों हम यूज कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। जैसे कि अगर ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। कोई भी चार्ज अगर क्यू रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स हो जाएगा, लगने वाला फोर्स क्यू टाइम्स ऑफ ई, चार्ज टाइम्स ऑफ फील्ड, वो क्या हो जाएगा, फोर्स। ठीक है, बट अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर तो ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके ऊपर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में फील्ड है। बट अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन बेशक से ये है, इस चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम यहां पर देखिए, फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोर्स एक्टिंग ऑन, ये क्या है, प्रोटॉन। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन। अब हमें वन बाय वन क्या करना है, दोनों के लिए टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट करना है। ओके, इलेक्ट्रॉन के केस को कंसीडर करते हैं सबसे पहले। ये हमारी सिचुएशन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई एम नॉट ड्रॉइंग फील्ड लाइंस को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, एफ ई उसके बेस में बना रहा हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। और कितना होगा वो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज टाइम्स ऑफ फील्ड, यानी कि स्मॉल ई उसका चार्ज है, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास पे इलेक्ट्रॉन का, एक्सेलरेशन भी इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो जो एक्सेलरेशन आएगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दिस विल बी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसकी, इलेक्ट्रॉन को जो मिलने वाली है फॉल करते हुए। अब नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसकी वजह से फॉल करते हैं, ग्रेविटी की वजह से, जिनको क्या मिलती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, फिक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आप किसी के लिए भी कैलकुलेट कर लें, कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट हो उसे भी सेम एक्सेलरेशन मिलती है ड्यू टू ग्रेविटी, और कितना भी लाइट ऑब्जेक्ट हो उसे भी सेम मिलती है ना। तभी तो हम कहते हैं कि अगर एक फेदर को और एक एलिफेंट को अगर हम फॉल करवाएं तो दोनों को सेम ही टाइम लगेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम, प्रोवाइडेड उन्हें हम फॉल करा रहे हैं वैक्यूम में, एयर नहीं होनी चाहिए। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन मिली वो एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड कर रही है, किस पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का मास यहां पर आने वाला है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन हमें पता चल गई। अब हमें कुछ भी नहीं करना, देखो ये चार्ज जो है वो रेस्ट से ही स्टार्ट करेगा गिरना, इनिशियली तो वो रेस्ट पर होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यू ई विल बी 0। ठीक है, तो हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन एस, या फिर आप लिख सकते हैं एच, हाइट। ओके, इज इक्वल टू यू ई, मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और ए कौन सी, एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, इनिशियल वेलोसिटी भी जो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है। और क्योंकि ये 0 है तो ये पार्ट तो यूजलेस है। टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है वो आ जाएगा, देखिए टाइम क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एच, 2 वहां चला गया, 2h, और ए ई क्या आ गया, एक्सेलरेशन उसकी नीचे आ गई।
और टाइम का स्क्वायर है इसीलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस विल बी स्क्वायर रूट। एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम ई, तो ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2h पहले से है, एक्सेलरेशन को डालेंगे, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, तो मास ऊपर आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बी टाइम रिक्वायर्ड। अब हमें इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, h यानी कि कितनी हाइट से वो फॉल करेगा, दिस वाज गिवन इन क्वेश्चन। कितनी हाइट से बोला गया, 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 सेंटीमीटर का है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 × 10 की पावर में है ये 4, ठीक है, पावर में है, इसे ध्यान रखेंगे। और हमें क्या चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हमें पता होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। मास पता है, ये हाइट पता है 1.5 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वी ऑलरेडी नो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें ऑलरेडी पता है। तो इसका जो आंसर आप देखेंगे, आंसर क्या आता है, इसके लिए लगभग आएगा 2.9 × 10⁻⁹ सेकेंड्स। ओके, ये आंसर आएगा जब हम सभी वैल्यूज को डालेंगे। दिस इज टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आप टाइम प्रोटॉन के लिए भी निकाल सकते हैं। जब प्रोटॉन के लिए निकालेंगे तो 2h, अब क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज तो सेम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, तो E की वैल्यू नहीं चेंज होगी, और जो कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हुआ है, राइट, मैग्नीट्यूड उसका सेम ही है। तो सिमिलरली हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोटॉन के लिए, वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2h, यहां पर आएगा मास ऑफ प्रोटॉन E इंटू कैपिटल E। तो अब ये चेंज हो गया, राइट, मास प्रोटॉन का हमें पता है ऑब्वियसली ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो जब हम प्रोटॉन के लिए टाइम कैलकुलेट करते हैं, सो इट कम्स आउट टू बी 1.3 × 10⁻⁷ सेकेंड्स। देखो मास ज्यादा है तो प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में, मतलब फॉल करने में, ठीक है। ऑल्दो हमें लगता है कि ऑपोजिट होना चाहिए, कि जो चीज हैवी है वो जल्दी फॉल करनी चाहिए और जो चीज लाइट है वो उसे ज्यादा टाइम लगना चाहिए। बट एज दिस फॉर्मूला सजेस्ट, टाइम इज डिपेंडिंग ऑन मास, डायरेक्ट रिलेशन है। स्क्वायर रूट तो है लेकिन है तो न्यूमरेटर में, तो मास पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मास ज्यादा तो टाइम भी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा था, इलेक्ट्रॉन के लिए जो टाइम कैलकुलेट किया था वो था 2.9 × 10⁻⁹ सेकेंड। तो यहाँ 10⁻⁹ का फैक्टर है, वहां 10⁻⁷ का फैक्टर है, करेक्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। हमने दोनों के लिए टाइम को क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है इस सिचुएशन में। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स, किसी भी चार्ज पर लगने वाली फोर्स। ऑलराइट। अब ग्रेविटेशन की वजह से अगर देखते तो जी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और खास बात यह है कि यहां पर वो मास पर डिपेंड ही नहीं करती। यहां जो टाइम होता है, टाइम ग्रेविटी के केस में टाइम इज इंडिपेंडेंट। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है, ग्रेविटी के केस में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मास पर डिपेंड करेगा। ग्रेविटी के केस में टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ऑल राइट, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड +10⁻⁸ कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर्स अपार्ट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C। अब हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं इस फिगर में।
ये देखिए, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। अब तीनों पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पर क्या रखा गया, पॉजिटिव वाला चार्ज है। ठीक है, यहां जो चार्ज रखा गया है वो नेगेटिव है। ठीक है, कैलकुलेट करनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, तो सिंपल है क्वेश्चन। तो जो मिडल में जो पॉइंट है, जो ए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी आउटवर्ड्स। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसको हम Q1 कह रहे हैं, इसे हम Q2 कह रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 एट ए। बस ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों हैं तो सेम ही डायरेक्शन में, तो वेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है। वेक्टर एडिशन यहां यूज होगी, है ना, वेक्टर एडिशन यहां यूज होगी। यहां पर भी हम वेक्टरली ऐड करेंगे। पॉइंट बी की अभी हम बात करते हैं। तो देखो, ए पॉइंट के लिए तो सब कुछ सेम है, चार्जेस की वैल्यू बिल्कुल सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है ना। मिडल पॉइंट है ये 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, तो डिस्टेंस में भी कोई डिफरेंस है नहीं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ड्यू टू 1 एट पॉइंट ए, वो क्या होगा, K, ठीक है, Q1, क्योंकि Q1 चार्ज की वजह से, डिवाइडेड बाय में ये कुछ भी डिस्टेंस है 0.05, इस डिस्टेंस का स्क्वायर हम करेंगे। और सेम यहां पर करेंगे K, यहां पर लिखेंगे Q2, लेकिन Q2 और Q1 एक ही तो है। सो राइट इट एज KQ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, KQ, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है, तो 0.05 का स्क्वायर। तो ऐसे डबल डबल लिखने की बजाय इसको लिखो ही मत, इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो। राइट, सो कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे पॉइंट बी पर, वैल्यूज भी डालनी है। ओके, बी पर क्या होगा, पॉइंट जो चार्ज यहां पर है, फर्स्ट चार्ज, उसकी वजह से तो आउटवर्ड, हमेशा ही आउटवर्ड। जो चार्ज 2 है उसकी वजह से होगा इनवर्ड्स। ठीक है, लेकिन क्या ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, नो। अब Q1 से उसका डिस्टेंस कम है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और Q2 से उसका डिस्टेंस देखो इंक्रीज हो गया है, सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये वीक होगी, ये ज़्यादा होगी, ये कम होगी। तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में बच जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। और डिस्टेंस भी देखो, यहाँ पर 0.05 मीटर यूज करेंगे, यहाँ पर 1 मीटर तो ये है, प्लस 0.05 मीटर ये, 1 मीटर नहीं है, सॉरी 0.1 मीटर है ये, है ना। नाउ लेट्स डिस्कस दिस वन। जो पॉइंट सी है, Q1 चार्ज यहां पर अगेन आउटवर्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ठीक है, Q2 चार्ज लगाएगा अट्रैक्टिव, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अट्रैक्टिव। और अगर हम एंगल देखते हैं, सो दिस एंगल इज 60, दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो लीनियर पेयर में अगर ये 60 है तो ये एंगल 120 डिग्री। एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, अगर दो इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पर हो तो उनका रिजल्टेंट भी इक्वल, मतलब उन्हीं के इक्वल होता है ना। जो दो वेक्टर्स हैं, अगर इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस लेट्स से E डैश, इसकी वजह से है E डैश, ठीक है, दोनों की वजह से सेम ही होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज सेम, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट विल ऑल्सो बी E डैश। ठीक है, आप इसे करके देख सकते हैं, जैसे हम वेक्टर सम करते हैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए, सेम यूज करना है रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, एंगल जो है बीच में 120 डिग्री का है। सो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के फिजिकल सिग्निफिकेंस को,
क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं, राइट, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा हमने देखी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर एंड थैंक यू.